आज हम यहाँ बात करेंगे मानसून और मानसून के चलते महंगाई से क्या हमें आगे राहत मिल सकती है। जैसा अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बयान दिया है कि बेहतर मानसून इस साल हमें महंगाई से राहत दिला सकता है। तो हम इसी पे बात करेंगे कि अगर इस साल पूरे देश में बारिश अच्छी होती है तो हमें महंगाई से कितनी राहत मिल सकती है, इंडस्ट्री को क्या ग्रोथ दिख सकती है और आगे हमारे बाजार पे क्या असर पड़ेगा और जो निवेशक हैं उनके निवेश पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सर, अभी आपने एक बयान देखा होगा आरबीआई गवर्नर का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो महंगाई की चुनौती है उससे हमें मानसून कुछ राहत दिला सकता है। तो अभी देश भर में जो मानसून की स्थिति है उसे देखकर आप सर इस बयान से कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल, देखिए इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है और हम जानते हैं सारी एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर के लिए मानसून काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हमने देखा कि मानसून अच्छा रहने की वजह से हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी अच्छा रहा, उसका काफी असर पूरी इकोनॉमी। बट इस बार थोड़ा सा असर ऐसा भी बना हुआ है कि इनिशियल हमने जो एंट्री देखी थी मानसून की उसमें कमी आते हुए दिखाई दी, बट कहीं ना कहीं आरबीआई के जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से इन्फ्लेशन कंसर्न्स बना हुआ है ऐसे टाइम पे इंडिया की निगाह जो पड़ी है मानसून पे पड़ा हुआ है। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो 28 जून तक के जो फिगर्स आए हैं यहाँ पे बताया जा रहा है अराउंड 31% के आसपास का या फिर हम बोल सकते हैं 19% का लोअर देन नॉर्मल मानसून रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकंड स्पेल। यहाँ पे हम देखते हैं स्प्रेड ओवर काफी अच्छा रहेगा, तो अगर मानसून अच्छा रहता है तो डेफिनेटली जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कूल ऑफ मिलेगा। अभी भी अगर हम देखें तो मई के जो फिगर है उसके हिसाब से काफी हम लोग एक रेंज में है एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। तो अगर मानसून अच्छा रहता तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे हमको असर आता हुआ दिखेगा। अच्छा सर, मानसून का सीधा लिंक हमारे देश की इकोनॉमी से है, तो थोड़ा सा मुझे ये एक्सप्लेन करिए कि अगर बेहतर रहता है तो महंगाई से हमें किस तरीके से ये राहत दिला सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा था कि इंडियन मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा है। काफी कंपनीज है जो पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, चाहे फर्टिलाइजर्स की बात करें, चाहे एफएमसीजी की बात करें, सीड इंडस्ट्री, ये सभी के लिए। तो जनरली हम देखते हैं अगर मानसून में कमी रहती है तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहते हैं, ग्रोथ को भी लेकर रहते हैं और कंजम्पशंस को भी लेकर रहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का कंसर्न्स बन रहे हैं, तो मानसून अगर अच्छा रहता है तो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चरल आउटपुट रहेगा वो हमारा बढ़कर आएगा। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 7.8% के आसपास अप्रैल के फिगर थे और रिटेल इन्फ्लेशन जिस दिन से 8 साल के हाई पे पहुंचा है, बट अभी भी अन्य देशों के मुकाबले हम काफी मजबूती में है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है कि अगर मानसून अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं जो आउटपुट एग्रीकल्चर आउटपुट है उस पे, जैसे हमने पिछले 2-3 साल से देखा कि प्रोडक्शन बढ़ा है, अगर ये साल भी बढ़ता हुआ दिखता है जिस ढंग से गवर्नमेंट ने टारगेट सके एमएसपी बढ़ाई है, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे और ग्रोथ पे काफी हद तक हम काबू पा सकते हैं। महंगाई जो है इससे हमारे कॉर्पोरेट के अर्निंग पे भी असर पड़ने का अनुमान है, क्योंकि इनपुट कास्ट हर जगह बढ़ रही है, उस हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी नहीं है, कमोडिटी की कीमतें महंगी हो गई है। तो क्या सिर्फ एग्री कमोडिटी की कीमतों में अगर मानसून बेहतर रहने से नरमी आती भी है तो ये बूस्ट देने के लिए इंडस्ट्री को पर्याप्त है? और अगर ऐसा होता है तो किन सेक्टर को सबसे अच्छी डिमांड मिलेगी? डेफिनेटली घूम फिर के हम अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है उनको एक अच्छा खासा पिंच लगता हुआ दिखाई दिया है। जी। जिस ढंग से एफएमसीजी कंपनीज है उनको एक अच्छा खासा पिंच लगता हुआ दिखाई दिया हाई इन्फ्लेशन। बट एक चीज और है, पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर हमने काफी अच्छी गिरावट भी आते हुए देखी। गवर्नमेंट ने काफी एक्शंस भी लिए हैं, जो कंसर्न्स बने हुए थे इससे पहले वो थोड़े कूल ऑफ हुए हैं। एक चीज इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पे कंपनी का जो प्राइसिंग पावर है वो अच्छा है और दूसरा जो कॉस्ट है वो आगे पास कर सकती है। ज्यादा करके हम ब्रांडेड कंपनीज की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दोनों चीज रहती है। फॉर एग्जांपल नेस्ले, मैरिको, हिंदुस्तान लीवर, यहाँ पे अगर हम देखें इनका परचेजिंग पावर भी काफी स्ट्रांग होता है और जब ये कॉस्ट पास भी करते हैं तो इनके जो अर्निंग्स पे जो इम्पैक्ट है वो मिनिमल रहते हैं ऐसे टाइम पे। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी पे ध्यान रखना चाहिए एज ऑफ नाउ, सीड इंडस्ट्री पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी दिखाई दे सकती है डिस्पाइट इन्फ्लेशन। बेहतर मानसून का आम निवेशकों के लिए क्या मायने हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या मायने हैं?
और अगर बेहतर होता है मानसून पूरे सीजन में, तो कमोडिटी के अलावा इक्विटी में कहाँ इनके लिए मौके बनेंगे? ये पूरी इकोनॉमी मानसून से ही डिपेंड करती है, और मानसून इक्विटी मार्केट के जो इन्वेस्टर है उनको भी बेनिफिट देता है और कमोडिटी जी मार्केट को भी बेनिफिट देता है। सबसे पहले अगर जी हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो इंडिया में हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी सेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे जी टाइम पे हम देखते हैं केमिकल, फर्टिलाइजर, सीड, या फिर हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो फार्म रिलेटेड ऑटोमोबाइल्स टूल्स में है, ये कंपनीज में हमें अच्छा बेनिफिट दिखाई देता है। खास करके एनबीएफसी कंपनी पे आपको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर अगर देखते हैं कि फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है छोटे फाइनेंस की, यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी काफी रोल प्ले करती है। अगर मानसून अच्छा है और फार्मिंग एक्टिविटी बढ़ती है तो उनको लोन्स के लिए जो भी इक्विपमेंट, सीड और जो भी मटेरियल यूज है, इनके लिए मुझे लगता है एनबीएफसी जो एग्री फाइनेंसिंग में है इनमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आई थिंक मानसून हमें मालूम है कि पूरे साल भर में एक बार ऐसी एक्टिविटी दिखाता है, तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर को। तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर, जी। एनबीएफसी, सीड कंपनीज में ध्यान रखें। वहीं कमोडिटी की अगर बात करें तो गोल्ड हम्म। भी मानसून से रिलेट करता है, क्योंकि हम ओके। जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो गोल्ड की कंजम्पशन है वो रूरल इंडिया में ज्यादा होता है। और जब जी मानसून अच्छा है, फूड ग्रेन्स आउटपुट अच्छा रहेगा, तो फार्मर के पास जो इनकम आती है, तो ज्यादा करके अर्बन में तो वी हैव मेनी ऑप्शंस कि हम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। बट रूरल इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे जी उनको गोल्ड दिखाई देता है। तो अगर अच्छा जी मानसून है, अच्छी अर्निंग्स है, तो डेफिनेटली गोल्ड पे भी बाइंग अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी। तो कमोडिटी में मुझे लगता है सोने चांदी पर नजर रखनी चाहिए, और जी इक्विटी के लिए फर्टिलाइजर, एनबीएफसी, सीड कंपनीज, केमिकल कंपनीज पे नजर रखना चाहिए। जी। अच्छा सर, एक सवाल और इसी में उठता है कि हाल के दिनों में कमोडिटी की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ था, तो उससे निवेशकों को भी एक अच्छा मुनाफा मिला। लेकिन जब आने वाले दिनों में एग्री कमोडिटी की कीमतें गिरेंगी, तो उन निवेशकों के पर क्या असर होगा जिन्होंने अभी तक इनकी तेजी से मुनाफा कमाया? तो उनके लिए उनको क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले कमोडिटी की एक साइकिल होती है। ऐसा नहीं है कि कमोडिटी महीने दो महीने तेजी करती है फिर गिरावट रहती है। नो डाउट जी 2020 से हमने अभी तक देखा है कमोडिटी की सुपर साइकिल जी जैसी सिचुएशन बनी है, जहाँ पे सभी मेटल्स में, सभी एनर्जी में, एग्री में, सभी में हमने तेजी देखी है। बट बिल्कुल जब मार्केट में गिरावट आती है तो उसका असर भी पड़ता है। बट देयर इज टू वे, आइदर कि जब मार्केट में गिरावट रहती है तो वहां पे हम फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग की भी ऑप्शंस अवेलेबल्स है, वहां पे ले सकते हैं। अदरवाइज जब भी ऐसी गिरावट आती है तो देखिए कमोडिटी की जी साइकिल थोड़ी लंबी चलती है, फिर से खोजा जा सकता है कौन सी ऐसी कमोडिटी जो बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जो डिमांड एंड सप्लाई का जो जी इक्वेशन है पैंडेमिक के बाद बिगड़ा हुआ है, जिसको जी देखते हुए इन्फ्लेशन हम्म। कंसर्न्स बने हुए, तो गोल्ड सिल्वर एक अच्छी कमोडिटी है जहाँ पे हर गिरावट में लेके चल सकते हैं। अदर देन दैट एग्री में हम देखते हैं कि मसालों में हमारे प्रोडक्शन में काफी हेम्पर्डनेस आई थी पिछली बार, जिसमें अभी भी हमें तेजी रहती है। तो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स भी अवेलेबल है, वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट ओके। फ्यूचर एक्सचेंज, कमोडिटी के फ्यूचर एक्सचेंज पे जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कमोडिटी की जो साइकिल है थोड़ी लंबे पीरियड के लिए रहती है, ना कि बहुत जी इमीडिएट पीरियड के लिए। जी। अच्छा सर, ये जो अभी हाल में मेटल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? देखिए, मैंने अभी भी कहा कि कमोडिटी की जो साइकिल है वो जनरली 2 से 3 साल तक का हम देखते हैं। बट 1 मई से बिल्कुल जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है, बिकॉज पिछले 1.5 2 महीने से हमने पूरे एसेट क्लास के अंदर जबरदस्त गिरावट देखी है। उसका पहला जी कारण है इन्फ्लेशन। जिस ढंग से इन्फ्लेशन ओके। बढ़े जा रहा है, हमने यूएस में 41 साल के हाई पे देखा, कनाडा में 20 साल के हाई पे देखा। तो बढ़ते हुए हम्म इन्फ्लेशन के चलते रिसेशन का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जिसके चलते हम्म हम देखते हैं काफी कंपनी से अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती है, परचेजेस को कम कर देती है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सकआउट हो, ताकि लिक्विडिटी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी आने लग जाए। तो मुझे लगता है मई ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक ओके। लिक्विडिटी सकआउट कर रही है, डिमांड में थोड़ा डिटोरेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स और रिसेशन कंसर्न्स जो बन रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ, ये सब कारण की वजह से पिछले 2 महीने में हमने पूरे मेटल में कोई भी एसेट क्लास का है, चाहे हम इक्विटी की बात करें, कमोडिटी, एग्री, क्रिप्टो, ओके। सभी में हमने लिक्विडिटी करंट आते हुए देखा, जिसकी वजह से गिरावट आती हुई दिखाई दी। जी। अच्छा, एक बात और निवेशकों के मन में आ रहा है या आम आदमी के मन में कि बारिश अच्छी है तो खेती अच्छी होगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि क्रूड की कीमतें जो है हाई बनी हुई है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल भी स्टेबल है। और खेती किसानी में एनर्जी का यूज होता है, डीजल महंगा खरीद रहे हैं, तो क्या ये रिस्क फैक्टर है? क्योंकि इससे किसानों की लागत तो बढ़ेगी, खासकर छोटे किसानों की।
बिल्कुल कच्चा तेल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है माल ढुलाई के लिए। और अब जी। अगर आप कंपोजिशन ऑफ इन्फ्लेशन भी देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है। आप देखिए जनवरी फरवरी में 70-75 डॉलर के बीच में कच्चा तेल ट्रेड कर रहा था और इस वक्त जी। 118 डॉलर ट्रेड कर रहा है। इवन जी। यूएस ने भी कहा है कि जो पिंच लग रहा है वो इन्फ्लेशन एनर्जी की वजह से आ रहा है। तो डेफिनेटली जी। मुझे लगता है कि जो अभी भी प्राइजेस $100 के ऊपर कंटिन्यू जो बना हुआ है ये कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट हमें लगता है कि जो ओके। एक्शंस लिया जा रहा है कमोडिटीज के अंदर कूल ऑफ जी। करने के लिए, या आज भी ओपेक की मीट है जहां पे जी। उम्मीद है प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। कोशिश तो की जा रही है। मुझे लगता है जी। कि प्राइजेस के जो ठहराव आया है इसका एक हम्म। खतरा जरूर बना हुआ है। बट गवर्नमेंट इस पे एक्शन हम्म। ले रही है, इन्वेंटरीज भी बढ़ा रही है लोअर लेवल्स पे। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इस पे एक निजात मिलेगी। बट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि टैक्सेस को लेकर, प्राइजेस को लेकर दोनों को बैलेंस इस ढंग से किया है कि ज्यादा हमें पींच नहीं लगा। हम इस वक्त रशिया से भी कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं जहां पे हमें काफी अच्छे डिस्काउंट भी जी। मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इस चीज को हम्म। बैलेंस करने की। एक आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड और है सर कि महंगाई घटाने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहे हैं, सरकारें अपने लेवल पे कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर वही क्रूड की बात है। क्रूड का अगर आउटलुक भी देखें तो अभी ये हाल फिलहाल में इतना जल्दी $100 के नीचे नहीं जाता दिख रहा है। तो महंगाई के लिए जो कोशिशें चल रही हैं उसमें भी क्या रिस्क फैक्टर एक साबित हो सकता है क्रूड? बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि मई से जिस ढंग से हमने देखा, इनफैक्ट जब से रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से हमने देखा है कि क्रूड में काफी बड़ी तेजी है और ये पूरी अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाते हुए दिखाई दे रही है। जी। ऑलरेडी हमने देखा यूएस ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन किए हैं। बाकी कंट्रीज चाहे हम ईरान, वेनेजुला यहाँ से भी आउटपुट बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। ओपेक भी कोशिश कर रहा है। तो कोशिश जी। तो जरूर की जा रही है, बट जब तक हमें लगता है ये युद्ध का नतीजा नहीं निकलता है तब तक एक डिस्पैरिटी मार्केट में बनी है और ये ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से रिसेशन का खतरा बना हुआ है। बट आई ओके। होप अगले महीने 2 महीने के अंदर जो कोशिश की जा रही है उसका रंग आता हुआ दिखाई देगा और इकोनॉमी जी। में स्टेबिलिटी भी बनेगी। बट टाइमिंग जरूर ये खतरा बना हुआ है। तो सर हमारे निवेशकों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन थे जो दूर होंगे अब इस बातचीत के बाद, और आगे फिर हम किसी मुद्दे पे फिर बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।